नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशन वाइड इनिशिएटिव अंडर द तेलंगाना गवर्नमेंट रेस्क्यूड ओवर 7600 चिल्ड्रन रिसेंटली। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट ने 7600 बच्चों को रेस्क्यू किया है? तो ऑप्शन है ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन चाणक्य एंड ऑपरेशन मुस्कान। तो आप सभी को नाम से समझ आ रहा होगा कि ऑपरेशन विजय और चाणक्य तो नहीं होगा, सुरक्षा हो सकता है या मुस्कान हो सकता है। तो इसका नाम है मुस्कान 11। तो मुस्कान 11 के अंदर तेलंगाना पुलिस ने रेस्क्यू किया 7600 बच्चों को जुलाई 2025 में, और ये इनिशिएटिव को लीड किया था विमेन सेफ्टी विंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरेशनिक इज़ अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी कंट्री ने डेवलप की है? तो ऑप्शंस आर चाइना, जर्मनी, रशिया और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है, रशिया डेवलप्ड द ओरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ स्पीड्स ऑफ अप टू मैक 10। तो मैक 10 तक का स्पीड रहता है। इट वॉज डेब्यूटेड इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में डेब्यू किया था ड्यूरिंग अ स्ट्राइक इन यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अंडर द श्री अन्न अभियान टू कंजर्व लैंड रेसेस। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कौन से गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंडर द श्री अन्न अभियान कंजर्व करने के लिए लैंड रेसेस को? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा। तो ओडिशा लॉन्च्ड एन एसओपी अंडर श्री अन्न अभियान टू कंजर्व लैंड रेसेस ट्रेडिशनल जेनेटिकली डाइवर्स सीड वेराइटीज़। तो सीड वेराइटीज़ को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द मातृ वन इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड अंडर विच सेंट्रल प्रोग्राम। तो कौन सी सेंट्रल प्रोग्राम के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन इज ग्रीन इंडिया मिशन, नेक्स्ट इज एक पेड़ माँ के नाम, नेक्स्ट इज नेशनल अर्बन फॉरेस्ट्री प्लान एंड नेक्स्ट इज वृक्ष बंधन योजना। तो सही आंसर क्या है? एक पेड़ माँ के नाम। तो जो मातृ वन इनिशिएटिव है, एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम विल डेवलप 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट इन अरावली हिल्स। और इसका एम क्या है? रिस्टोर करना बायोडाइवर्सिटी को बाय रिमूविंग इन्वेजिव स्पीसीज और प्लांटिंग नेटिव्स लाइक धाक एंड अमलताश। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशिया रग्बी अंडर 27 चैम्पियनशिप 2025। याद है, हमने ये पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शंस आर बिहार, हरियाणा, उड़ीसा एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर इज बिहार। तो बिहार विल होस्ट द एशिया रग्बी अंडर 27 चैम्पियनशिप। कहाँ पे हो रहा है ये? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। 9 से 10 अगस्त 2025 के बीच में हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा खत्म हुआ प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब हम आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो मेंस में सबसे पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ ऑफन परसीव्ड एज बर्डनसम एंड अनवायबल प्रोफेशन। तो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर को जनरली इंडिया में बर्डनसम माना जाता है और अनवायबल प्रोफेशन माना जाता है। तो एनालाइज करना है इसके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और सजेस्ट करना है वेज जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सके फार्मिंग को इनटू डिज़ायरेबल एंड रिवार्डिंग ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब हम आते हैं आंसर की ओर। तो एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉइंग नियरली 45% ऑफ द वर्कफोर्स, येट contributing only 15% to the GDP. Despite its centrality, farming is increasingly perceived as stressful and unviable occupation. तो लेकिन इसकी सेंट्रलिटी के बावजूद फार्मिंग को एक इंक्रीजिंगली ऐसा माना जाता है कि वो स्ट्रेसफुल है और अनवायबल ऑक्यूपेशन है, मार्क्ड बाय लो इनकम्स, राइजिंग डेट और वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस. The perception stems from deep-rooted structural challenges in India's agrarian economy. तो deep-rooted structural challenges के कारण ये हो रहा है। अब आते हैं हम structural factors behind the crisis। तो क्या factors है? तो fragmented land holdings. Average operational land holding is below 1.1 hectare। तो average land holding कितना है? 1.1 हेक्टेयर से कम है, और वो लिमिट करता है प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। फिर लो एंड अनस्टेबल इनकम है, तो हाई इनपुट कॉस्ट, वोलाटाइल मार्केट प्राइजेस और पुअर रिटर्न्स वाइडन करता है इनकम गैप को कंपेयर टू नॉन फार्म सेक्टर्स। ठीक है, फिर ओवर डिपेंडेंस है मानसून में। तो इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 50% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। तो इरिगेशन से सिर्फ 50% ऑफ द लैंड को कवर करता है, बाकी एरिया अनइरिगेटेड है। तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी के कारण क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं। फिर मार्केट इनएफिशिएंसी की बात करते हैं, तो जो डिपेंडेंस है मिडिल मैन में, रिस्ट्रिक्टिव APMC रेगुलेशंस है और लैक ऑफ स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, वो रिड्यूस करते हैं फार्मर के बार्गेनिंग पावर को। फिर नेक्स्ट जो राइजिंग इनडेटेडनेस है, तो उसमें हेवी रिलायंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज विथ हाई इंटरेस्ट रेट परपिचुएट करता है डेट साइकिल्स को।
टेक्नोलॉजिकल गैप्स की बात की जाए तो जो लिमिटेड एक्सेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, मैकेनाइजेशन पे और एक्सटेंशन सर्विसेज पे, वो हिंडर करता है प्रोडक्टिविटी को। फिर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो जो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी है ड्रॉट्स की, फ्लड्स की और पेस्ट आउटब्रेक की, वो एग्जैबरेट करता है अनसर्टेनिटी को। फिर सोशल डायमेंशन क्या है कि जो यूथ का माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, वो रिफ्लेक्ट करता है कि डिक्लाइनिंग एस्पिरेशन है यूथ में फार्मिंग को ऑक्यूपेशन की तरह कंटिन्यू करने के लिए। तो ये हुए हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हम इसके लिए क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमको लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीगेशन करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव फार्मिंग, एफपीओज, लैंड लीजिंग रिफॉर्म्स, जिससे हम इंश्योर कर सके स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एफिशिएंसी। इनकम स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा पीएम किसान को, क्रॉप इंश्योरेंस को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कवरेज को विद बेटर प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। इरिगेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस पे फोकस करना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा माइक्रो इरिगेशन पे, वाटरशेड डेवलपमेंट पे और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे। फिर मार्केट रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एनहांस करना पड़ेगा ई नैम को, प्रमोट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, डेवलप करना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज चेन्स को और एनकरेज करना पड़ेगा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है। फिर क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक्सपैंड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, रेशनलाइज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्रेडिट गारंटी सिस्टम को। फिर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करते हैं तो प्रमोट करना पड़ेगा प्रिसिशन फार्मिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एक्सटेंशन सर्विसेज नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए। डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा जिसमें हम इंकरेज कर पाएंगे एलाइड एक्टिविटीज़ को लाइक डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और एग्रो टूरिज्म, जिससे हम रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो प्रमोट करना पड़ेगा एग्री स्टार्टअप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटरप्रेन्योरल मॉडल, जिससे हम अट्रैक्ट कर सके रूरल यूथ बैक टू फार्मिंग। ठीक है। तो ये हुए कुछ स्टेप्स। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो एग्रीकल्चर है जो इंडिया में वो सफ़र करता है फ्रॉम स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, मेकिंग इट अपीयर बर्डनसम एंड अनअट्रैक्टिव। तो इसीलिए एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए फ्रॉम सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड टू मार्केट ड्रिवन, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग चाहिए। विथ रिफॉर्म्स in land, markets, credit and technology, agriculture can be transformed into profitable और aspirational livelihood। इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है प्रॉफिटेबल और एस्पिरेशनल लाइवलीहुड में, ensuring not only farmers prosperity जबकि also national food and economic security। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द की ड्राइवर्स ऑफ इंडिया सीवियर पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। तो इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन है उसके की ड्राइवर्स बताना है, इवैल्यूएट करना है इनकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को ऑन ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चरल आउटपुट और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे, और रिकमेंड करना है कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी ट्रिगर्ड स्ट्रैटेजीज फॉर मिटिगेशन। ठीक है। हम आते हैं आंसर में। तो जो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन है इंडिया में इज़ अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विद पार्टिकुलेट विंटर स्मॉग एपिसोड्स एंड ईयर राउंड एक्सीडेंसीज ऑफ NAAQS। तो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन जो 2.5 और 10 है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा है, और इस प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो बहुत सारा अलग अलग सोर्सेज है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ें और जोग्राफी से भी लिंक्ड है। तो इसके की ड्राइवर्स क्या है ये हमको देखना है फर्स्ट में कि की ड्राइवर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड और कमर्शियल फ्यूल यूज़। तो इसमें हमको जब हम बर्न करते हैं बायोमास या सॉलिड फ्यूल को, जैसे फायर वुड, डंग या कोल को, फॉर कुकिंग और हीटिंग इन पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज़, तो और स्मॉल ईटरीज यूजिंग कोल और वुड, तो उससे पॉल्यूशन होता है पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। फिर ट्रांसपोर्ट एमिशंस की बात करते हैं, जो ओल्डर व्हीकल फ्लीट होती है, डीजल एग्जॉस्ट होते हैं उसमें, जो ये हाई ऑन रोड एमिशन फैक्टर्स होते हैं, कंजेशन होता है, पुअर लास्ट माइल प्लानिंग होती है, उन सब से या रोड डस्ट से बहुत ज़्यादा PM पॉल्यूशन होता है। फिर इंडस्ट्री और पावर की बात की जाए तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ब्रिक किल्स होते हैं, स्टोन क्रशर्स होते हैं, या वीक एनफोर्समेंट होता है इन सब गाइडलाइंस का, तो फिर पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की बात करते हैं तो अनकवर्ड सीलोज साइट्स होती हैं, डेब्रिस हैंडलिंग सही से नहीं होती है, इनएडिक्वेट वेट सप्रेशन होता है, उससे कोर्स पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ इंडो गैंजेटिक प्लेन में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। फिर डीजल पम्प सेट्स के कारण पॉल्यूशन होता है। वेस्ट बर्निंग की बात करते हैं तो वेस्ट बर्निंग और ओपन फायर्स, तो उसमें जब बर्न करते हैं हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को या रोड साइड बायोमास को, उससे इशू होता है। डस्ट एंड नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो लोकल फ्यूजिटिव डस्ट या टिल्ड फील्ड्स या एपिसोडिक डेजर्ट डस्ट इंट्रूजन्स होते हैं, उनसे दिक्कत होती है। फिर अर्बन फॉर्म एंड मेट्रोलॉजी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन्स, लो मिक्सिंग हाइट्स या लैंड लॉक्ड बेसिन्स होती हैं, उनसे दिक्कत होती है। अब आते हैं हम क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट में।
तो ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, तो जो एलिवेटेड ऑल कॉज मोर्टेलिटी होती है एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम IHD या स्ट्रोक या तो फिर अस्थमा, लंग कैंसर हो सकता है, एडवर्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं। फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात की जाए तो रिड्यूस्ड सोलर रेडिएशन, स्टोमेटल ब्लॉकेज हो जाता है प्लांट्स में, ओजोन PM कॉकटेल जो होता है वो डैमेज करता है क्रॉप्स को, यील्ड लॉस होते हैं वीट में, राइस में, पल्सेस में, हॉर्टिकल्चर में, और क्वालिटी डिग्रेडेशन होती है जिससे डिसकलरेशन हो जाता है लीफी वेजिटेबल्स का। फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं जैसे सिक डेज, कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स या हायर हेल्थ एक्सपेंडिचर, फ्लाइट डाइवर्जेंस या विजिबिलिटी लॉसेस हो जाते हैं, लॉजिस्टिक्स डिले होते हैं, कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ जाते हैं फर्म्स के लिए। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, तो हम नेशनल और रेगुलेटरी में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो हम टाइटन करेंगे और इन्फोर्स करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉर पावर एंड इंडस्ट्री, टाइम बाउंड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लाएंगे जिससे हम NOx को कम करेंगे, ट्रांसपोर्ट में हम BS6 इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे, टारगेटेड डीजल फेस डाउन करेंगे और व्हीकल स्क्रैपेज पे फोकस करेंगे, नेशनल क्लीन एयर 2.0 पे फोकस करेंगे जिसमें सिटी वाइज लीगली बैग्ड कैब्स रहेंगे एनुअल ट्रेजेक्टरीज़ के लिए। फिर स्टेट और रीजनल एयर शेड्स की बात करते हैं तो एयर शेड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रहेंगी जो इंडो गैंजेटिक प्लेन और अदर हॉटस्पॉट्स पे फोकस करेंगी, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट प्लान्स होगा। क्रॉप रेसिड्यू की बात करते हैं तो हम स्केल अप करेंगे FPO लेड स्ट्रॉ सप्लाई चेन्स, हैप्पी सीडर या सुपर SMS मशीन्स को और इन सीधो डीकम्पोजर्स को। सिटी और लोकल लेवल पे बात की जाए तो हमको क्लीन कंस्ट्रक्शन कोड लाना पड़ेगा जिसमें मैंडेटरी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन परमिट्स होंगी, कंटिन्यूस PM मॉनिटर्स होंगे साइट्स पे, पेनाल्टीज़ होगी और स्टॉपेज ऑर्डर्स होंगे। ट्रांसपोर्ट डिमांड मैनेजमेंट की बात की जाए तो पार्किंग प्राइजेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, लो एमिशन या ज़ीरो एमिशन जोन्स क्रिएट करना है, बस लेन प्रायोरिटी क्रिएट करना है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाना है जिससे हम शिफ्ट कर सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। और वेस्ट की बात करते हैं तो हमको एलिमिनेट करना है ओपन बर्निंग वाया डोर टू डोर सेग्रीगेशन, और बायोमिथेनेशन या बायोरेमेडिएशन या लैंडफिल फायर प्रिवेंशन पे फोकस करना है। हाउस होल्ड और कमर्शियल एनर्जी को देखा जाए तो गो बियॉन्ड कनेक्शंस, हमको इंश्योर करना है अफोर्डेबल फ्यूल यूज़, क्लीन कुक स्टोव और स्मॉल ईटरीज पे भी ध्यान करना है रेट्रोफिटिंग का। टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग की बात की जाए तो डेंस लो कॉस्ट पार्टिकुलेट मैटर नेटवर्क्स कैलिब्रेट करने हैं। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो फ्यूल टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लाना पड़ेगा क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हीट पम्प्स या स्टोरेज सिस्टम्स के लिए। फिर हेल्थ एंड सोशल मेजर्स की बात की जाए तो हेल्थ एडवाइजरी जैसे स्कूल में, वर्कशॉप्स में, वो सब हमको रेगुलरली देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कवर लाना पड़ेगा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ के लिए। एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो सोलर पम्प्स पे फोकस करना है, माइक्रो इरीगेशन पे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे। एंड लास्ट इज नेचर बेस्ड एंड अर्बन डिज़ाइन पे फोकस करना है जिसमें हम परमिएबल पेवमेंट्स रखेंगे, वेजिटेटेड बफर्स लाएंगे अलॉन्ग कॉरिडोर्स, अर्बन फॉरेस्ट अलाइन करेंगे विंड फ्लोज के साथ। ठीक है, तो आई होप ये बॉडी वाला पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो इंडिया का पार्टिकुलेट क्राइसिस है ये मल्टी सोर्स और मल्टी स्केल है। हम अगेन इसको रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन से। तो डिमांडिंग एयर शेड बेस्ड कोऑर्डिनेशन, फर्म रेगुलेशन और मार्केट कंपैटिबल इंसेंटिव ज़रूरी है। इसीलिए हम साइमल्टेनियसली क्लीनिंग एनर्जी पे फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे, इंडस्ट्री पे, कंस्ट्रक्शन पे, वेस्ट पे, एग्रीकल्चर पे, एंड कपलिंग दिस विथ रियल टाइम मॉनिटरिंग, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड बिहेवियरल शिफ्ट्स। इससे क्या इंडिया बेंड कर सकती है PM कर्व, डिलीवरिंग हेल्थियर लाइव्स, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी गेन्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग ग्रोथ। ठीक है, तो आई होप ये आंसर क्लियर है आप सभी को। अब हम कल मिलेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।